अगर किसी परीक्षा में 100 में से 97 छात्र पास हो जाएं, तो या तो सारे छात्र असाधारण होंगे या फिर परीक्षा महज औपचारिकता होगी। दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल जनहित याचिका राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति पर यही सवाल उठाती है। आरोप है कि 2014 से 2026 के बीच संरक्षित जंगलों से जुड़े 97% से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। हाईकोर्ट ने अब इस पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। ये कानूनी लड़ाई दिल्ली में चल रही है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी गूंज उन राज्यों में सुनाई देगी जहां जंगल ही जीवन है, और छत्तीसगढ़ उनमें सबसे प्रमुख है। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। अगर किसी संस्था के सामने आए हर 100 प्रस्तावों में से 97 को मंजूरी मिल जाए, तो सवाल उठना लाजमी है, क्या वह सचमुच समीक्षा होती है या सिर्फ औपचारिक मुहर लगाई जाती है। दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल एक जनहित याचिका ने देश की सबसे बड़ी वन्यजीव संरक्षण संस्था पर यही सवाल खड़ा किया है। याचिका का दावा है कि 2014 से 2026 के बीच राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने संरक्षित जंगलों, राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों से जुड़े 97% से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। सिर्फ 4 बैठकों में 5,824 हेक्टेयर संरक्षित क्षेत्र सड़कों, खदानों, बिजली लाइनों, मोबाइल टावरों, उद्योगों और दूसरी परियोजनाओं के लिए खोलने की सिफारिश कर दी गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। अदालत का फैसला अभी आना बाकी है, लेकिन इस मुकदमे ने देश के जंगलों की सुरक्षा व्यवस्था पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। और अगर किसी राज्य को इस सवाल से सबसे ज्यादा बेचैन होना चाहिए, तो वह है छत्तीसगढ़। इसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि याचिका में छत्तीसगढ़ के 2 मामलों का जिक्र है। वजह यह है कि छत्तीसगढ़ आज उस दोराहे पर खड़ा है जहां एक तरफ कोयला, लौ, सीमेंट और औद्योगिक निवेश का मॉडल है, तो दूसरी तरफ देश के सबसे समृद्ध जंगल, हाथियों के पारंपरिक रास्ते, बाघों के आवास और लाखों आदिवासियों का जीवन। यहाँ जंगल सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, यह अर्थव्यवस्था है, यही पानी है और यही भविष्य है। याचिका के आरोप मामूली नहीं है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति कई बार एक ही दिन में 100 से ज्यादा परियोजनाओं पर फैसला कर देती है। 30 जनवरी 2024 की बैठक में 81 में से 76 प्रस्ताव मंजूर हुए और करीब 1,879 हेक्टेयर संरक्षित भूमि विभिन्न परियोजनाओं के लिए खोल दी गई। 31 जुलाई 2024 को 133 में से 123 प्रस्ताव पास हुए और लगभग 1,150 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ। 12 मार्च 2025 को 100 में से 95 प्रस्तावों को मंजूरी मिली और 1,055 हेक्टेयर भूमि का डायवर्जन हुआ। 26 जून 2025 की बैठक में 103 में से 102 प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी गई, जिससे लगभग 1,730 हेक्टेयर संरक्षित क्षेत्र सड़क, खनन, तेल, बिजली और दूसरी परियोजनाओं के लिए उपलब्ध हो गया। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि यह प्रक्रिया वैज्ञानिक मूल्यांकन से ज्यादा रबर स्टैंप जैसी बन गई है। इन आरोपों पर अभी अदालत का अंतिम निर्णय आना बाकी है। अब सवाल यह है कि इसका छत्तीसगढ़ से क्या संबंध है। सीधा संबंध है। याचिका में पामेड़ वन्यजीव अभ्यारण्य का मामला दर्ज है। आरोप है कि एक परियोजना के लिए करीब 700 एकड़ जमीन की जरूरत बताई गई, लेकिन आखिरकार लगभग 8,600 एकड़ अभ्यारण्य क्षेत्र का डीनोटिफिकेशन कर दिया गया। ये वही इलाका है जहां छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु वन भैंसा के अंतिम झुंड बचे हुए हैं। यदि अदालत में यह आरोप सही साबित होता है, तो ये केवल जमीन का मामला नहीं रहेगा। ये पूछना पड़ेगा कि क्या विकास परियोजनाओं के नाम पर संरक्षित क्षेत्रों की सीमाएं भी जरूरत के हिसाब से बदली जा रही हैं। याचिका में दूसरा उदाहरण उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व का है। जनवरी 2026 में धमतरी जिले की नगरीय जलापूर्ति योजना के लिए टाइगर रिजर्व क्षेत्र के उपयोग की सिफारिश की गई। पानी पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी है, इसमें कोई विवाद नहीं है। लेकिन क्या हर बार समाधान जंगल के भीतर ही मिलेगा? क्या इंजीनियरिंग और योजना का काम सिर्फ जंगलों की कीमत पर ही होगा? यही वह सवाल है जिसे अदालत के बाहर भी पूछा जाना चाहिए। दरअसल ये कहानी सिर्फ 2 परियोजनाओं की नहीं है, यह उस विकास मॉडल की कहानी है जो पिछले 1.5-2 दशकों में
छत्तीसगढ़ की पहचान बन गया है। राज्य की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा खनिजों पर टिका है। कोयला चाहिए, लौह अयस्क चाहिए, नई सड़कें चाहिए, रेल लाइनें चाहिए, बिजली चाहिए, लेकिन इन सब की सबसे बड़ी कीमत कौन चुका रहा है? जंगल। हसदेव अरण्य इसका सबसे चर्चित उदाहरण है। वर्षों से वहां कोयला खनन को लेकर संघर्ष चल रहा है। स्थानीय आदिवासी कहते हैं कि जंगल कटेंगे तो उनकी जिंदगी उजड़ जाएगी। पर्यावरणविद कहते हैं कि हाथियों का सबसे महत्वपूर्ण कॉरिडोर टूट जाएगा। सरकार कहती है कि बिजली और विकास के लिए कोयला जरूरी है। दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह तर्क रखते हैं, लेकिन एक सवाल का जवाब आज तक नहीं मिला। क्या विकास जंगल और अंततः एक पूरी सभ्यता को खत्म करके ही हासिल किया जा सकता है? हसदेव के कोयला खदानों के कारण हाथियों का फैलाव लगातार नए इलाकों तक पहुंच रहा है, क्योंकि उनके पारंपरिक रास्ते सिकुड़ रहे हैं। मानव वन्यजीव संघर्ष बढ़ रहा है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की चेतावनी और विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित संकल्प के बाद भी हसदेव में एक के बाद एक नए खदान खोले जा रहे हैं। ऐसे समय में अगर संरक्षित क्षेत्रों की कानूनी सुरक्षा भी कमजोर होगी तो आने वाले वर्षों में स्थिति और विकट हो सकती है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व को ही देख लीजिए। कभी ये देश के सबसे महत्वपूर्ण बाघ आवासों में गिना जाता था। आज वहां सुरक्षा, निगरानी और संरक्षण तीनों चुनौतियों से जूझ रहे हैं। पुलिस के लोग बाघों के शिकार में पकड़े जा रहे हैं। बाघों की पूरी आबादी खत्म कर दी जा रही है। विडंबना देखिए, सरकारें अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कार्बन उत्सर्जन घटाने, जलवायु परिवर्तन से लड़ने और जैव विविधता बचाने की प्रतिबद्धता दोहराती हैं। छत्तीसगढ़ सरकार भी हरियाली, वन संरक्षण और इको टूरिज्म की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ खनन, सड़क, ट्रांसमिशन लाइन और दूसरी परियोजनाओं के लिए लगातार जंगलों पर दबाव बढ़ता है। ये विरोधाभास सिर्फ नीतियों का नहीं बल्कि राजनीतिक प्राथमिकताओं का भी है। यह आलोचना किसी एक सरकार तक सीमित नहीं है। कांग्रेस सरकार के समय भी जंगलों और खनन को लेकर विवाद हुए। आज भाजपा सरकार के सामने भी वही चुनौती है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका ने इन फैसलों पर न्यायिक निगरानी का सवाल भी जोड़ दिया है। इसलिए अब ये बहस राजनीतिक बयानबाजी से आगे बढ़ चुकी है। सरकार का पक्ष भी सुना जाना चाहिए। वह कह सकती है कि हर परियोजना कानून के तहत मंजूर हुई, विशेषज्ञों ने जांच की और विकास के लिए बुनियादी ढांचा जरूरी है। यह तर्क अपनी जगह है, लेकिन लोकतंत्र में सरकार से यही पूछना भी उतना ही जरूरी है कि अगर संरक्षित जंगलों से जुड़े लगभग हर प्रस्ताव को मंजूरी मिल रही है तो फिर संरक्षण की कसौटी आखिर है क्या? वन्यजीव बोर्ड का काम परियोजनाओं को आसान बनाना है या जंगलों की तरफ से आखिरी आवाज उठाना? दिल्ली हाईकोर्ट की इस याचिका पर अभी तो सवाल जवाब तलब होंगे, बहसें होंगी और इसमें शायद लंबा वक्त लगे, लेकिन छत्तीसगढ़ को अदालत के फैसले का इंतजार नहीं करना चाहिए। इस राज्य को खुद तय करना होगा कि उसकी सबसे बड़ी पूंजी कोयले की खदानें हैं या उसके जंगल, क्योंकि कोयले की खान एक दिन खाली हो जाएगी, लौह अयस्क भी खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर इंद्रावती के जंगल, उदंती सीता नदी के बाघ, कांगेर घाटी के जैव विविधता और हसदेव की हरियाली चली गई तो उन्हें लौटाने के लिए कोई खदान, कोई उद्योग और कोई सरकारी योजना पर्याप्त नहीं होगी। दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहा ये मुकदमा सिर्फ कानूनी लड़ाई नहीं है, ये छत्तीसगढ़ के भविष्य की सुनवाई भी है। खबरों की खबर में फिर किसी खबर पर होगी बात।